अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हमने देखना है टू वे अनोवा क्या होता है। तो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया है शुरू से लेके अभी तक वो मैं सारा कुछ आपकी नज़रों से एक दफ़ा पहले गुजारने लगा हूँ। आप देख लें पहले। तो हमने पहले इसे वन वे अनोवा भी कर लिया हुआ है फॉर इक्वल एंड अनइक्वल सैम्पल्स। और उससे पहले हमने कोरिलेशन एनालिसिस किया था और प्लॉटिंग ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारी रह गई थी, ये हमने किया था। उससे पहले हमने ग्राफ्स वगैरह बनाने सीखे थे कि दो या तीन ग्राफ्स हो एक के ऊपर ही कैसे, एक ही ग्राफ के अंदर दो या तीन डाटा को हम कैसे प्लॉट करते हैं। तो इसमें हमने साइन कोस और लॉगरिथमिक ग्राफ को भी देखा था किस तरीके से बनाते हैं। फिर हमने 2D प्लॉट्स और 3D प्लॉट्स को इकट्ठे एक ही ग्राफ के ऊपर कैसे देखते हैं वो हमने सीखा था। फिर हमने पाई चार्ट्स वगैरह बनाने सीखे थे 3D में। और फिर हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी जी टेस्ट के ज़रिए से, सिंगल के लिए भी और डबल के लिए भी। तो ये सिंगल के लिए था और ये इधर डबल के लिए। और इससे पीछे अगर हम जाएं तो हमने ये टी टेस्ट के ज़रिए से हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी और फार्मूलों के ज़रिए से भी की थी, सिंगल के लिए भी और डबल के लिए भी। फिर अगर इससे पीछे जाए तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीखा था और हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी। और इससे पीछे अगर आप चल जाएं तो उसमें भी हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीखा था। और इसी तरीके से और पीछे जाए तो हमने पाई चार्ट्स 2D में और 3D और 2D बार ग्राफ्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमने सीखी थी। और ये ग्राफिंग भी की थी, इनको प्लॉट करना भी सीखा था कि किस तरीके से इनको प्लॉट किया जाता है। हमने लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी कर ली हुई है और इंडेक्स नंबर के ऊपर भी हमने काम कर लिया हुआ है। लेस्पेयर, पास्चे, फिशरीज, हमने ये तीनों के ऊपर भी काम कर लिया है। और ये सारी चीज़ें, और ये आई थिंक डाटा एनालिसिस का एक्सेल के ज़रिए से ये मेरा होगा सेकंड लास्ट लेक्चर। इसमें हमने टू वे अनोवा को डिस्कस करना है। तो टू वे अनोवा में मैंने ये सारा काम पहले किया हुआ है। मैं आपको शो करूँगा कि किस तरीके से आप ये सारा काम जो है वो कर सकते हैं, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो बच्चों ने लेक्चर नहीं लिया था किसी भी वजह से, या जो बच्चे लेना चाहते हैं, कुछ नए आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो लेना चाहते हैं लेक्चर, तो उनको ये बता दूं कि ये मेरा चैनल है ऑनलाइन मैथ इंस्टीट्यूशन। इस चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं एक्सेल की तमाम वीडियोस जो अब तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जो बन चुकी हैं, वो सारी इधर अपलोडेड हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात वीडियो इस वक्त जो हैं वो मेरे चैनल पर एक्सेल की पड़ी हुई हैं। ये सातों वीडियो अभी तक हमने, इन सातों वीडियो में एक्सेल के जितने भी काम हमने किया है डाटा एनालिसिस का वो सारा इनमें मौजूद है। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारा कुछ पड़ा हुआ है सेमेस्टर 1 के लिए और पार्ट 1 के लिए। और इसके अलावा पाइथन के इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी हैं, मगर ये मैं जब पाइथन जुम्मे वाले दिन से दोबारा स्टार्ट करूँगा तो फिर मैं दोबारा से इंशाल्लाह ताला सारा कुछ इसमें करवाऊँगा। तो ये था आपको चैनल के बारे में बताना कुछ बच्चों को, क्योंकि मसला हो रहा था कि कहाँ से हम ये कैसे सारा कुछ अवेल करें जो आपने करवा दिया हुआ है। और आज मैं आपको पाइथन की जो है वो बुक्स भी सेंड कर दूंगा। वो बुक्स मैंने सेव की हुई हैं अपने पास, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि जब हम स्टार्ट करें तो आपको पता हो कि हमने किस बुक से क्या काम करना है। एक्सेल की भी मैंने बुक शेयर की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इस बुक को साथ साथ हम फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और पहले वन वे अनोवा में क्या था, वन फैक्टर अनोवा, उसमें क्या था कि हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर था, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे पास तीन है, मगर ये तीनों जो हैं वेरिएबल वो एक ही फैक्टर का हिस्सा हैं।
ठीक है। ये तीनों वेरिएबल जो हम इधर देख रहे हैं एक्स वाई जी, ये एक ही फैक्टर का तीनों हिस्सा है। इसी तरीके से ये वाला जो डाटा है इसमें भी ये तीनों वेरिएबल 8 ओ क्लाक 10 ओ क्लाक 2 ओ क्लाक ये एक ही वेरिएबल का हिस्सा है। तो इस तरह के केस में जहाँ पे एक ही फैक्टर हो तो उसे हम क्या कहते थे, वन फैक्टर या वन वे अनोवा। टू फैक्टर अनोवा या टू वे अनोवा में क्या होता है कि हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, कम से कम दो फैक्टर होते हैं। टू वे अनोवा, बल्कि टू वे में तो होते ही दो हैं, क्योंकि अगर तीन फैक्टर होंगे तो फिर थ्री वे अनोवा, फोर होंगे तो फोर वे अनोवा। तो इसमें अगर आप देखें तो मेरे पास जो डाटा है वो ये है, ऑब्जर्व 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4। तो ये इधर जो है ये दो फैक्टर बने हैं, एक ये वाली जितना भी डाटा है, ये येलो येलो जितना भी डाटा है ये वाला, और एक ये वाला ऑब्जर्व वाला, यानी कि इसमें दो फैक्टर्स हैं। तो ये जो मैंने डाटा लिया हुआ है ये एक एग्जांपल है शेर मोहम्मद चौधरी पार्ट 2 की। उसमें टू फैक्टर अनोवा के केस को हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने विदाउट रेप्लिकेशन वाले केस को डिस्कस करना था। तो उधर ये एग्जांपल गिवन है, तो उधर से मैंने वो एग्जांपल उठाई है, उधर से मैंने ये डाटा लिया है और इसको मैंने एक्सेल के ऊपर परफॉर्म किया सारे डाटा को। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डाटा को इधर से कॉपी कर लूँगा और नई स्प्रेडशीट के ऊपर लेके जाऊँगा, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हैं ये सारा कुछ। तो कंट्रोल सी से मैंने ये इधर से कॉपी कर लिया डाटा, और इधर से मैं नई जो है स्प्रेडशीट इसके ऊपर गया और इधर मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया। तो ये मेरे पास इधर आ गया डाटा सारा, ठीक है। इसमें एक फैक्टर तो ये वाले हैं, ये जितने भी डेट, ये वाला एक फैक्टर है, ठीक है, और एक फैक्टर जो है वो ये है, ठीक है। यानी कि एक फैक्टर ये है और इस फैक्टर के अंदर ये सारी वैल्यूज इधर लिखी हुई हैं रोज में। तो ये हमारे पास टू फैक्टर है। तो क्योंकि टू फैक्टर में भी आगे जो हैं वो दो केसेस बन जाते हैं, एक विद और एक विदाउट रेप्लिकेशन वाला। तो हम अभी जो करेंगे वो है विदाउट रेप्लिकेशन। इधर भी आप देख सकते हैं ये नीचे लिखा हुआ है टू फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ये विदाउट विदाउट रेप्लिकेशन वाला है। क्यों ये विदाउट रेप्लिकेशन हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास इस जगह पे यानी कि ये जो फैक्टर है इसके अंदर एक से ज़्यादा बंदे एक ही काम ना कर रहे हों तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो है टू फैक्टर है। टू फैक्टर नहीं, यानी कि इस साइड पे ऊपर हमारे पास यानी कि ऑब्जर्वर है, तो ये ग्रुप एक ही बना हुआ है। अगर इसी तरीके से एक इधर और बना होता है, मिसाल के तौर पे इधर कुछ लिखा होता और नीचे फिर ये चार वैल्यूज होती तो फिर हमारे पास ये टू फैक्टर विद रेप्लिकेशन हो जाना था, क्योंकि दो ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। तो ये है फ़र्क जो है। तो हम बेसिकली, मेरा काम ये नहीं है कि ये मैं आपको फ़र्क बताऊं, मेरा काम है कि ये करके दिखाना आपको। ये ओबियसली आप ये जानते होंगे कि टू फैक्टर और वन फैक्टर क्या होता है, और ये सारा कुछ ये थ्योरीज़ की आप जानते ही होंगे, तभी आप ये वीडियो को फॉलो कर पाएंगे, वरना आपको आपके किसी काम की नहीं है वीडियो। तो आपने क्या करना है कि डाटा एनालिसिस के ऊपर, डाटा वाले टैब के ऊपर जाना है, और इधर जो ये डाटा एनालिसिस है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अभी फिर कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा हुआ था कि ये किस तरीके से डाटा एनालिसिस वाला इधर लेके आते हैं, उनको नहीं पता कि डाटा एनालिसिस वाला किस तरीके से लाया जाता है। तो उसके लिए आपने इधर फाइल मेन्यू पे आना है, इधर ऑप्शन के ऊपर आना है, और ऑप्शन के ऊपर आके इधर ऐड इन्स के ऊपर आना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक जो है विंडो ओपन होगी, ये भी ओपन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो विंडो है, इधर आप देख सकते हैं एनालिसिस टूल पैक और एक्सेल एड्स इन गो। तो आपने इधर ये जो गो है, गो के ऊपर आपने क्लिक करना है, और अगर आप मेरा देखेंगे इधर तो ये मेरे दोनों चेक हैं, यानी कि टिक्ड हुए हैं, इधर गुड का निशान आ रहा है। तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपके आपके और मेरा सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इधर ओके करता हूं तो मेरा ये जो डाटा एनालिसिस का ये वापस चल जाएगा, मगर मुझे क्योंकि ये चाहिए इसके ज़रिए काम करना है, तो मैं इसे दोबारा पहले दो को चेक कर लेता हूँ और ओके के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ।
तो ओके के ऊपर क्लिक करने से आपके पास भी ये आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। डाटा वाली टैब में इस जगह के ऊपर ये आएगा। तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास इधर आ रहा है टू फैक्टर विद रेप्लिकेशन, टू फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन, ये दो इधर आ रहे हैं, और एक सिंगल फैक्टर। सिंगल फैक्टर वाला हमने डिस्कस कर लिया हुआ है आज। विदाउट और विद रेप्लिकेशन वाले केस को हमने टू फैक्टर के लिए जो है वो डिस्कस करना है। तो क्योंकि ये हमारे पास विदाउट रेप्लिकेशन का केस है, तो हम विदाउट रेप्लिकेशन के ऊपर आएंगे और एक दफ़ा क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपने इनपुट रेंज में वो सारा डाटा जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये सारा डाटा मैंने इधर से सिलेक्ट कर लिया, और इधर आना है लेबल में। लेबल में आपने 0.05 जो है वो इधर लेबल में आपने क्या बताया इसको कि ये जो पहले जो रोज और पहले कॉलम्स में जो ये डाटा है ये आपके लेबल्स हैं, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा जो है वो आपका कितना है, 0.05 इधर बाय डिफ़ॉल्ट है। यानी कि जब आपको अल्फ़ा गिवन ना हो तो आप 0.05 लेते हैं। तो इधर अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मैं चेंज नहीं करूँगा। अच्छा, आउटपुट रेंज उसके बाद आ जाती है। आउटपुट रेंज में आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है या वो एक सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप ये डाटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। आपके पास दो और ऑप्शंस भी आती हैं। नई वर्कबुक के ऊपर अगर आप डाटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप न्यू वर्कबुक सॉरी न्यू शीट के ऊपर करना चाहते हैं तो ये, अगर न्यू वर्कबुक के ऊपर करना चाहते हैं तो ये। क्योंकि मैं इसी के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अगर आप देखें तो कर्सर जो है ये इस जगह पे ब्लिंक कर रहा है, इसलिए मुझे इधर पहले आना पड़ेगा और इधर आके क्लिक करना पड़ेगा। और जिस जगह पे मैंने डाटा को अपने को डिस्प्ले करवाना है, जो इसकी कैलकुलेशन है उसको डिस्प्ले करना है, उसके लिए मैं वो एरिया सेलेक्ट करूँगा। तो मैं ये वाला जो सेल है इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो ये मेरे पास सारी जो हैं वो कैलकुलेशंस आ गई हैं, जो आपके सामने इस पेज में इस जगह के ऊपर ये जो कैलकुलेशन है ना ये वाली सारी, मैं एक मिनट ज़रा आपको मार्क करके दिखाता हूँ। अगर आप देखें तो ये जितनी भी ये वाली सारी जो कैलकुलेशंस हैं इधर तक, ये सारी कैलकुलेशन जो हैं ये वाली सारी ये हमारे पास आ गई हैं। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और आपको वापस उसी शीट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो ये हमारे पास कैलकुलेशंस आ रही हैं। तो इस कैलकुलेशन को हम ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी साइज़ वगैरह जो है वो अरेंजमेंट वगैरह इसकी जो है वो सारी सेटिंग कर लेते हैं ताकि डाटा को आसानी में हम रीड कर सकें कि क्या है। तो ये जो पहले तो ऊपर जो हमारे पास आ रही है ये सारी समरी है डाटा की, ठीक है। इसमें ये जो है 1 2 3 4 ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारी रोज हैं ये वाली 1 2 3 4। और इनके सामने जो डाटा है ये सारा रो वाइज गिवन है, ठीक है। यानी कि वन की जितनी भी वन की जो पहली रो है ये वाली जो रो है इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं आपके पास, 9 2। इन सब को अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये इधर हमारे पास जो काउंट है इसके अंदर ये 6 आ रहा है। फिर इस पहली रो का जो सम है वो हमारे पास 60 आ रहा है। अगर आप इसको इधर जमा करके देखें सम के फार्मूले से तो इधर पहली रो का जो सम है वो 60 आ रहा होगा। फिर अगर 60 को जब हम 10 के ऊपर 60 को जब हम 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 आएगा, जिसे हम अर्थमेटिक मीन या एवरेज कहते हैं। इसी तरीके से जो इस लाइन का जो वेरिएंस है, इस लाइन का जो वेरिएंस है, जो इस लाइन की वेरिएशन आ रही है डाटा की 60 से, ठीक है, वो आ रही है 0.8 की। तो ये इस लाइन का वेरिएंस है। इसी तरीके से लाइन रो टू का, इस टू रो का, फिर इस रो का, फिर इस रो का, ये सारा रो वाइज हमारे समरी जनरेट कर दी उसने। फिर कॉलम वाइज ये जो हमारे पास ये जो
1 2 3 4 5 6 ये वाले जो ऊपर कॉलम्स हैं ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये लेबल्स एज ए लेबल्स इधर डिस्प्ले हो रहे हैं, नॉट एज ए नंबर, ये एज ए लेबल्स जो हैं ये डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास इधर इस जगह के ऊपर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये कॉलम्स हैं। तो इस पहले कॉलम की जो अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं 1 2 3 4, तो काउंट के अंदर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर पहले कॉलम का जो सम है वो आ रहा है, फिर एवरेज जो है यानी कि इस सारे को जमा करके जब हम 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है 11 आ रहा है। और इसी तरीके से जो वेरिएशन आ रही है इस वाली कॉलम की, इस वाले कॉलम की जो एवरेज है वेरिएशन है मीन से, वो आ रही है 2 की ऑन एवरेज। तो ये हमारे पास कॉलम वाइज आ गया सारा इस जगह पे डेटा। फिर अगर आप ये नीचे देखें तो ये हमारा मेन काम है अनोवा। तो ये हमारे पास अनोवा की जो है वो दी हुई है, इधर ऊपर लिखा आ रहा है। ये जो हमने केस किया ये है 2 फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन का, ये ऊपर जो हमने सेलेक्ट किया। तो ये नीचे अनोवा एनालिसिस आ रहा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इसमें हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन में हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर रोज, कॉलम्स और एरर, ठीक है। तो रोज में आप देखें तो हमारे पास ये जो रोज हैं ये रोज हैं ये, ठीक है। 1 2 3 4 ये रोज हैं। और कॉलम में अगर आप देखें तो ये हमारे पास कॉलम है। तो ये रोज का सम और स्क्वायर ऑफ डेविएशन आ रहा है, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी रोज हैं उनको माइनस करेंगे हम 1 से, तो इधर कितनी है 4 है, तो 4 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गया। और ये है मीन स्क्वायर डेविएशन। तो ये रोज का जो मीन स्क्वायर डेविएशन है तमाम रोज का वो आ रहा है। फिर आ रही है एफ की वैल्यू, एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो कि हम कैलकुलेट करते हैं फार्मूले के ज़रिए से, ये वो आ रही है। और ये एफ की क्रिटिकल वैल्यू आ रही है, ये एफ की पी वैल्यू सॉरी ये पी वैल्यू आ रही है, प्रोबेबिलिटी आ रही है। इसी तरीके से ये कॉलम्स की आ रही है, ठीक है। तो हमने अब डिसाइड करना है इसके ऊपर कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। तो टू वे अनोवा के केस में विदाउट एप्लीकेशन वाले केस में दो नल हाइपोथेसिस बनते हैं, ठीक है। एक ये बनता है कि देयर इज़ नो वेरिएशन, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रोज, ठीक है। और दूसरी बनता है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द कॉलम्स, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये एफ की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये अगर क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आ जाती है, बड़ी आती है, तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। तो इस केस में क्या है, पहले वाले केस में क्या है कि हमारे पास जो एफ की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने रो के मुतालिक जो है, रोज के मुतालिक जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसे हम रिजेक्ट करेंगे। और ये जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है एफ की, ये हमारी छोटी है 2.29 से क्रिटिकल वैल्यू से। तो ये जो है हमारे पास ये जो वैल्यू, इसे हम अपने कॉलम्स के मुतालिक जो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसे हम फेल टू रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी कि उसे हम दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, मगर रोज के मुतालिक जो हमारा हाइपोथेसिस है उसे हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये था विदाउट एप्लीकेशन का केस। इस तरीके से मैं डाटा को कॉपी कर लेता हूँ विदाउट रेप्लिकेशन वाले केस के लिए, और सॉरी विद रेप्लिकेशन के केस के लिए। तो मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ, ये डाटा मैं इस शीट से कॉपी करके शीट नंबर 17 पे जा रहा हूँ और इधर मैं ये डाटा को पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारा जो केस बन रहा है, ये हमारा केस बन रहा है विद रेप्लिकेशन वाला, ठीक है। तो विद रेप्लिकेशन से क्या मतलब है, अभी ये देखें इस जगह पे क्या था कि एक ही फैक्टर था, ये दो फैक्टर थे, एक ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर, जिसके अंदर ये तमाम वेरिएबल्स आ रहे थे, और ये फैक्टर था इसके अंदर ये तमाम वेरिएबल्स। मगर इधर जो इस जगह के ऊपर एक तो ये सब्जेक्ट फैक्टर है, ठीक है, और दूसरा एक स्टूडेंट फैक्टर है। तो ये एग्जांपल भी मैंने उधर से ही ली है, शेर मोहम्मद चौधरी पार्ट 2 की बुक से, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वाले चैप्टर में, जहाँ पर हम
विदाउट इंटरेक्शन या विदाउट रेप्लिकेशन वाले केस को जब हम विद रेप्लिकेशन वाले केस को जब हम डिस्कस कर रहे हैं उधर उस जगह पे ये एग्जांपल आती है। तो ये मैंने उधर से ही कॉपी की हुई है। तो ये हमारे पास इस जगह पे अगर आप देखें 1 2 3, ये हमारे पास तीन स्टूडेंट हैं, तीन ग्रुप हैं स्टूडेंट्स के, और इनके अंदर ये तीन वैल्यूज़ हर एक ग्रुप के अंदर ये आ रही हैं। और इसी तरीके से ये जो सब्जेक्ट्स गिवन है, तो ये जो एक जो बड़ा फैक्टर इधर मान रहा है वो सब्जेक्ट मान रहा है, और दूसरा जो इधर फैक्टर मान रहा है वो मान रहा है वो हमारा जो दूसरा मान रहा है वो है क्या से कहते हैं स्टूडेंट मान रहे हैं। ठीक है, तो इसको अब हमने टेस्ट करना है इसके मुतालिक हाइपोथेसिस। तो इसमें जो हमारे जो हाइपोथेसिस हैं वो तीन बनेंगे। ठीक है, एक तो ये बनेगा कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दी स्टूडेंट्स, और देयर इज़ दूसरा बनेगा देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दी सब्जेक्ट्स, और तीसरा बनेगा देयर इज़ नो इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन, यानी कि ये जो डाटा है ये इंडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये जो है तीन इसके बनेंगे नल हाइपोथेसिस। तो हमने इनको टेस्ट करने के लिए हमने डाटा एनालिसिस करना है। तो डाटा एनालिसिस ये जो आ रहा है इधर हमारे पास, अगर आप देखें तो इसके अंदर जो ऊपर वाला है टू फैक्टर अनोवा विद रेप्लिकेशन, इसको आपने सेलेक्ट करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, इसमें ये जो है ये नई चीज़ आ रही है रोज पर सैंपल। तो पहले तो आपने इनपुट रेंज के अंदर वो सारा जो डाटा है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इधर से लेके इधर तक ये डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपने रोज पर सैंपल, ठीक है, एक सैंपल में कितनी रोज हैं, ठीक है, रोज पर सैंपल यानी कि पर सैंपल में कितनी रोज हैं। तो ये आप अगर देखें वन वन के अंदर भी तीन है, टू के अंदर भी तीन है, और थ्री के अंदर भी तीन है। तो हर एक की तीन तीन आ रही हैं। तो इस जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, तीन। ठीक है, और ये आती भी तीन ही है। उसके बाद आउटपुट रेंज में, सॉरी, ये तीन नहीं आती, ये सेम ही आती हैं, यानी कि जो पहले का होगा वही दूसरे का होगा और वही तीसरे का होगा। ठीक है, आउटपुट रेंज के अंदर हमने क्या करना है कि वो एरिया सेलेक्ट करना है या वो सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पर हम डाटा डिस्प्ले करना चाहते हैं। सेम वे में हम नई वर्कबुक के ऊपर भी सेलेक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, नई स्प्रेडशीट के ऊपर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, मगर मैं डाटा को इधर ही डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने ये वाला जो सेल है इसको मैंने सेलेक्ट किया और इधर से मैंने ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये मेरे पास लंबी चौड़ी कैलकुलेशन जो हैं ये सारी आ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके सामने सारी। इसको मैं ज़रा थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि हर चीज़ जो है वो खुल के सामने आ जाए कि क्या इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये कैलकुलेशंस आ गई हैं सारी। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये समरी है। समरी के अंदर ये जो पहला है ये वन है। ठीक है, और वन के अंदर ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनका जो सारी डिटेल है। ठीक है, वन के अंदर इसने बताया हुआ है कि इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश वाले कॉलम के अंदर तीन है। ठीक है, वन टू थ्री। मैथ वाले के अंदर भी तीन है, स्टैट वाले के अंदर भी तीन है। ठीक हो गया, और टोटल ये कितनी बानी है, ये नाइन बानी है। और इनका जो सम आ रहा है, अगर आप इनको ये जो 13 18 और 15 को जब आप जमा करेंगे तो 46 आ रहा है। और मैथ के अंदर भी अगर आप इनको सम करेंगे तो ये 59 आ रहा है। और ये स्टैट के अंदर भी आप जब इनको सम करेंगे तो ये 65 आ रहा होगा। और इनका जो टोटल सम है जब आप इन तीनों को सम करेंगे तो 170 आ रहा है। फिर इसी तरीके से एवरेज जो है, एवरेज 46 को 3 के ऊपर डिवाइड किया तो ये आ रहा है, इसको जब 3 के ऊपर डिवाइड किया तो ये एवरेज आ रही है। और इसकी जो, इसको हम कह सकते हैं एवरेज मार्क्स ये हमारे पास आ गए हैं। और जो टोटल एवरेज आ रही है वो ये है, इन तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो एवरेज आ रही है वो ये आ रही है। फिर वेरिएंस जो है वो इंग्लिश में इतना आ रहा है, फिर मैथ्स में इतना आ रहा है, और स्टैट्स में इतना आ रहा है। और जो टोटल वेरिएंस है वो पहले के लिए, वन के लिए जो है वो ये आ रहा है। इसी तरीके से टू के लिए है, इसी तरीके से थ्री के लिए, और फिर एंड पे आ रहा है एक टोटल वाला। तो टोटल में भी इसी तरीके से
टोटल जितनी भी चीज़ें हैं वो इधर लिखी हुई हैं, टोटल वेरिएंस कितना आया, टोटल सम कितना आया और टोटल एवरेज कितनी आई है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी समरी। मेन काम हमारा ये नीचे है। तीन हमारे नल हाइपोथेसिस थे, एक था रोज के लिए, दूसरा था कॉलम्स के लिए और तीसरा था इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, डाटा में इंटरेक्शन है कि नहीं है। तो तीन नल हाइपोथेसिस के लिए इधर तीन रोज बनी हुई हैं। ठीक है, ये वाली। तो इसमें अब हमारे पास तीन ही जो हैं वो इधर एफ टेस्ट की वैल्यू हैं, तीन ही क्रिटिकल वैल्यूज हैं, तीन ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हैं और ये सारा कुछ। तो पहला जो है ये सैंपल के बारे में। ये सैंपल हम रो को कहते हैं। ये जो रो है ये सारे इधर रोज हैं। तो रोज के अंदर जो रोज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो है वो हमारे पास ये आ रहा है 44.666। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास ये है। मीन स्क्वायर डेविएशन जो है वो ये आ रहा है। एफ की जो वैल्यू है वो ये आ रही है और पी की वैल्यू ये आ रही है। फिर कॉलम्स के अंदर जो ये जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स के अंदर जो जितनी भी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन वो ये है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, मेन स्क्वायर ऑफ डेविएशन ये है। फिर इंट्रैक्शन, डाटा के इंट्रैक्शन के लिए मेन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ये है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है और मेन स्क्वायर डेविएशन ये है। एफ की वैल्यू ये है और पी की वैल्यू ये है और सो ऑन। तो हमने अभी, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 और इसके सामने जितनी भी वैल्यू हैं इनकी बेस के ऊपर हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम कंपेयर करेंगे। ये वैल्यू एफ़ की जो वैल्यू है ये इससे छोटी आ रही है, 3.55 से छोटी आ रही है। तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि फेल टू रिजेक्ट हो जाएंगे। हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो गए हैं। अबाउट रोज़ के मतलब जो हमारा हाइपोथेसिस है वो हमारा क्या है कि वो बिल्कुल सही है, हम ये कह रहे हैं। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 तीन स्टूडेंट है, तो इन तीनों से स्टूडेंट में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और दूसरा जो हमारा कॉलम्स के बारे में है वो ये है, कॉलम हमारा सब्जेक्ट्स हैं तो 2.17 और 3.55। तो ये भी छोटा आ रहा है इससे, तो फिर इसके भी हम क्या करेंगे कि हम फेल टू रिजेक्ट हो जाएंगे। इसको भी हम जो है रिजेक्ट करने में अपने नल हाइपोथेसिस को फेल हो जाएंगे। और जो थर्ड है इंट्रैक्शन के बारे में, उसकी वैल्यू भी एफ की क्रिटिकल वैल्यू से छोटी आ रही है। तो इस केस में भी हम क्या हो रहे हैं कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को फेल करने में कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, तो हम तीनों जो हमारे नल हाइपोथेसिस हैं उनको हम सही मान रहे हैं और ये हमारा टेस्ट हो गया टू वे अनोवा विद रेप्लिकेशन का। इधर आप अगर देखें तो ऊपर लिखा आ रहा है कि 2 फैक्टर अनोवा विद रेप्लिकेशन, और इसी तरीके से जब हम इस जगह पे देखेंगे तो इधर लिखा आ रहा है 2 फैक्टर अनोवा विदाउट रेप्लिकेशन। तो ये था जो आज हमने मेनली देखना था। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी मेन टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं आज की वीडियो में। और मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ डाटा एनालिसिस के अंदर कि हमने क्या क्या इसमें से डिस्कस कर लिया हुआ है। तो हमने क्या देखा, सिंगल फैक्टर को हमने देख लिया, 2 फैक्टर को हमने देख लिया, 2 फैक्टर विदाउट एप्लीकेशन को हमने देख लिया, कोरिलेशन हमने देख ली, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने देख ली, एफ टेस्ट ऑफ वेरिएंस ये भी वैसे है तो इजी, मगर इसको मैंने नहीं करवाया अभी। फोरियर एनालिसिस ये हमने हिस्टोग्राम देख ली, और रैंडम नंबर जनरेशन आई थिंक ये मैंने करवा दिया हुआ है। और नीचे अगर आप आएँ तो इसमें हमने रिग्रेशन हमने देख ली है, सैम्पलिंग नहीं देखी। ये टी टेस्ट हमने देख लिया, 2 पेयर के लिए टी टेस्ट, ये 2 सैम्पल मीन अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस ये भी हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया, और जी टेस्ट भी हमने देख लिया। तो ये जो मेन चीज़ें थी डाटा एनालिसिस के अंदर ये सारी होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैंने नहीं करवाई, मगर वो आई थिंक बहुत ही ईजी हैं और उसके लिए आपको
इतनी ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे ये कोवेरियंस है, तो कोवेरियंस के लिए आपने बस डाटा को सिलेक्ट करना है तो आपके पास कोवेरियंस आ जाएगा। और इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव तो हो गई है। एफ टेस्ट है, ये एफ टेस्ट क्या होता है कि एफ टेस्ट में हमने देखना होता है कि देर इज हमारा जो नल हाइपोथेसिस होता है वेरिएंस के बारे में, कि वो जो है वो इक्वल है वेरिएंस के नहीं है, इक्वल वेरिएंस ग्रेटर है या लेस है। तो इस तरह के जब वेरिएंस के मतलब कोई हो तो उसके लिए हम एफ टेस्ट को यूज़ करते हुए वेरिएंस में जो है वेरिएशन को मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो ये भी बहुत ईजी है। इसी तरीके से ये नीचे हमने सारा कर लिया, और आई थिंक इतना काफ़ी होगा डाटा एनालिसिस के लिए। अगर आप मुझे कहेंगे कि ये बाकी जो चीज़ें रह गई हैं इसके अंदर, मिसाल के तौर पे सैम्पलिंग हो गया, सैम्पलिंग भी बहुत इजी है। इसमें आपने बस डाटा को सेलेक्ट करना है और आपके पास ये इधर से पीरियोडिक सैम्पलिंग आपने लेनी है कि रैंडम सैम्पलिंग लेनी है। दो ऑप्शन आएंगे आपने और उनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर रैंक और परसेंटाइल, रैंडम नंबर जनरेशन, मूविंग एवरेजेस, ये है तो बहुत ही इजी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक और मज़ीद वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैं कवर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ बेसिक काम करेंगे, और उस बेसिक काम के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से डाटा को हम प्रिंट करते हैं। ये अभी देखें डाटा जो है स्प्रेडशीट के अंदर कितना फैला हुआ है, तो हमने इसको किस तरीके से जो है वो प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए क्या मेथडोलॉजी है, डाटा को किस तरीके से जो है हम एफिशिएंटली प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए जितना भी तरीका है, जो भी प्रोसीजर है, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ करिए। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और नीचे कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और आई थिंक इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।